हाय एवरीवन, माय नेम इज़ पूजा। हम प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मेथड को डिस्कस कर रहे थे। हमने देखा कि एक फ्लावर के अंदर दो रिप्रोडक्टिव पार्ट, फर्स्ट फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दैट इज कार्पल और सेकंड मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दैट इज स्टेमन पाए जाते हैं। हमने देखा स्टेमन के तीन मेन पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट इज एंथर, कनेक्टिव एंड फिलामेंट। कैसे एंथर की डेवलपमेंट होती है, कैसे एक आर्चीस्पोरियल सेल कन्वर्ट हो जाता है माइक्रोस्पोर्स में, कैसे माइक्रोस्पोर देन डेवलप हो जाते हैं पोलन ग्रेन दैट आर ऑल्सो कॉल्ड एज मेल गैमेटोफाइट बिकॉज इट कैरीज 2 मेल गैमेट्स। उसके बाद हमने देखा कि कार्पल का स्ट्रक्चर कैसा होता है। इसके भी तीन मेन पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ओवरी बेसल सोलन पार्ट होता है जिसके अंदर ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ओव्यूल्स दैट आर कॉल्ड एज मेगास्पोरेंजियम, जिसके अंदर फीमेल गैमेटोफाइट यानी एम्ब्रियो सैक प्रेजेंट होता है। एम्ब्रियो सैक कैरीज फीमेल गैमेट दैट इज एग। फिर हमने ओव्यूल के स्ट्रक्चर को डिटेल में डिस्कस किया। हमने देखा कि एंजियोस्पर्म्स में टोटल 6 तरह के ओव्यूल पाए जाते हैं और जो मोस्ट कॉमनली पाए जाने वाला ओव्यूल होता है दैट इज कॉल्ड एज एनाट्रोपस ओव्यूल। सो वेल एवरीवन, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल द टॉपिक दैट इज मेगास्पोरोजेनेसिस एंड डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। देन कॉन्सेप्ट आता है व्हाट इज मेगास्पोरोजेनेसिस। तो मेगास्पोरोजेनेसिस इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड मेगास्पोर्स फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल। दिस इज कॉल्ड एज मेगास्पोरोजेनेसिस। अगर आपने लास्ट लेक्चर में ओव्यूल के स्ट्रक्चर को डिटेल में एनालाइज किया होगा तो आपको वहाँ पे एक न्यूक्लियस टिश्यू देखने को मिलेगा। न्यूक्लियस टिश्यू वो टिश्यू होता है जो पेरेंटाइमेटस नेचर का होता है, बट उसका मेन फंक्शन न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना होता है डेवलपिंग फीमेल गैमेटोफाइट दैट इज एम्ब्रियो सैक। तो इनिशियली डेवलपमेंट के दौरान क्या होता है कि न्यूक्लियस का एक सेल खुद को डिफरेंशिएट करता है, साइज में एनलार्ज होता है, दैट विल बी नाउ कॉल्ड एज आर्चिस्पोरियल इनिशियल सेल। वही आर्चिस्पोरियल डायरेक्टली बिहेव करेगा एज अ मेगास्पोर मदर सेल। या फिर समटाइम ऐसा भी होता है कि आर्चिस्पोरियल इनिशियल सेल फर्स्ट माइटोटिकली डिवाइड करके 2 सेल बनाता है, पैराइटल सेल और स्पोरोजेनस सेल। देन स्पोरोजेनस सेल जो होता है वो डायरेक्टली बिहेव करता है एज अ मेगास्पोर मदर सेल। अब 2 हमारे पास केस आ गई। फर्स्ट केस, या तो आर्चिस्पोरियल इनिशियल सेल डायरेक्टली बिहेव करता है एज अ मेगास्पोर मदर सेल, या फिर ये डिवाइड करके 2 सेल बनाएगा, पैराइटल सेल एंड स्पोरोजेनस सेल। देन स्पोरोजेनस सेल डायरेक्टली बिहेव एज अ मेगास्पोर मदर सेल। अब मेगास्पोर मदर सेल चूंकि एक डिप्लॉइड सेल है, इसमें होगी मियोटिक डिवीजन और मियोटिक डिवीजन से बनेंगे हैप्लॉइड मेगास्पोर्स। जैसा कि आपको पता है कि मेगास्पोर मदर सेल में जब मियोटिक डिवीजन होगी तो एक मेगास्पोर मदर सेल 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर्स की फॉर्मेशन करेगा। बट जैसा कि हमने माइक्रोस्पोर में देखा था कि माइक्रोस्पोर मदर सेल डिवाइड करके जब 4 माइक्रोस्पोर्स की फॉर्मेशन करता है तो चारों के चारों फंक्शनल रहते हैं। बट इन केस ऑफ मेगास्पोरोजेनेसिस, जब मेगास्पोर मदर सेल 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर्स की फॉर्मेशन करता है तो 4 मेगास्पोर में से सिर्फ एक ही फंक्शनल रहता है दैट इज सिचुएटेड एट द कैलेजल एंड। बाकी तीनों के तीनों डीजेनरेट हो जाते हैं। अब 4 में से जो एक हैप्लॉइड मेगास्पोर जो फंक्शनल रहता है दैट विल अंडरगो 3 सक्सेसिव माइटोटिक डिविजन्स। और आपको पता है कि जब एक सेल में माइटोटिक डिवीजन होती है तो 2 डॉटर सेल्स की फॉर्मेशन होती है। अब जब हैप्लॉइड मेगास्पोर में 3 माइटोटिक डिवीजन होंगी जिसकी वजह से एम्ब्रियो सैक के अंदर 8 न्यूक्लियस की फॉर्मेशन हो जाती है। पहली माइटोटिक डिवीजन से 1 से 2 बनेंगे, फिर दोनों में माइटोटिक डिवीजन होगी तो 4 बनेंगे, फिर चारों में फिर से माइटोटिक डिवीजन होगी तो 8 न्यूक्लियस डेवलप हो जाएंगे। इस तरीके से एक सिंगल फंक्शनल हैप्लॉइड मेगास्पोर अंडरगो 3 मेयोटिक डिवीजन्स फॉर्मिंग 8 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सैक। अब जब फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन होगी तो कैलेजल एंड वाला जो फंक्शनल मेगास्पोर था वो 2 न्यूक्लियस की फॉर्मेशन करेगा। तो आउट ऑफ 2 न्यूक्लियस वो दोनों के दोनों एम्ब्रियो सैक के 2 पोल्स की तरफ मूव करना शुरू कर देंगे। देन एम्ब्रियो सैक के दोनों पोल्स पे जो एक एक न्यूक्लियस होगा उनमें सेकेंड माइटोटिक डिवीजन होगी जिसकी वजह से एम्ब्रियो सैक के अंदर 4 न्यूक्लिएटेड कंडीशन डेवलप होगी। फिर ये चारों के चारों जो न्यूक्लियस होंगे दे विल अंडरगो 3rd माइटोटिक डिवीजन फॉर्मिंग 8 न्यूक्लियस। अब जो माइक्रोपाइलर पे जो 4 न्यूक्लियस होंगे उनमें से जो 3 होंगे वो खुद को डिफरेंशिएट करेंगे
और एग एपरेटस बना देंगे। एग एपरेटस में आता है हमारा एक एग और उसके साइड वाले 2 आते हैं सिनर्जिड्स। उसके बाद जो कैलेजल एंड वाले जो 3 न्यूक्लियस होते हैं वो खुद को डिफ्रेंशिएट करते हैं और एंटीबॉडीज की फॉर्मेशन कर देते हैं। और दोनों पोल्स पे जो एक एक न्यूक्लियस बच जाता है वो मूव करता है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ एम्ब्रियो सैक और वो फॉर्मेशन कर देता है पोलर न्यूक्लियाई, जिसको हम सेकेंडरी न्यूक्लियाई भी बोलते हैं। इस तरीके से एक मेगास्पोरेंजियम के अंदर फीमेल गैमेटोफाइट यानी कि एम्ब्रियो सैक की डेवलपमेंट होती है। और एम्ब्रियो सैक की डेवलपमेंट के दौरान जो न्यूक्लियस टिश्यू होता है वो इसको नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। वेल एवरीवन, ये था एनालिसिस कि एक फ्लावर के अंदर कैसे मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट यानी एंथर की डेवलपमेंट होती है और कैसे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के अंदर ओव्यूल की डेवलपमेंट होती है। अब जब एंथर मैच्योर होके डिहाइस हो जाता है, पॉलन ग्रेन्स की फॉर्मेशन हो जाती है, उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है दैट इज कॉल्ड एज पॉलिनेशन। और पॉलिनेशन कैसे होती है, कौन कौन सी एजेंसीज पॉलिनेशन में रोल प्ले करती हैं, उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे पॉलिनेशन वाले टॉपिक में। अभी हम देखेंगे कि जब पॉलिनेशन हो जाती है, पॉलिनेशन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर, दिस इज कॉल्ड एज पॉलिनेशन। और जब पॉलिनेशन का प्रोसेस सक्सेसफुल हो जाता है उसके बाद फर्दर डेवलपमेंट कैसे होती है उसको हम डिस्कस करेंगे। द टॉपिक इज पोस्ट पॉलिनेशन डेवलपमेंट। आफ्टर सक्सेसफुल लैंडिंग ऑफ द पोलन ग्रेन्स ऑन द स्टिग्मा, दैट इज व्हेन पॉलिनेशन इज ओवर। पोलन ग्रेन्स जो होंगे वो वाटर को एब्जॉर्ब करेंगे और स्वेलअप हो जाएंगे। अब जो ट्यूब सेल होता है दैट इज वेजिटेटिव सेल, वो खुद को एनलार्ज करता है और पोलन ग्रेन का जो अपर्चर होता है जहाँ से इंटाइन एक्सपोज रहती है वो वहाँ से प्रोट्रूड करता है बाहर और प्रोजेक्ट हो जाता है बाहर की तरफ, फॉर्मिंग पोलन ट्यूब। अब पोलन ट्यूब जो होगी वो ग्रो करना शुरू कर देगी और पोलन ट्यूब की जो वॉल होती है उसके पास 2 तरह के एंजाइम्स होते हैं, पैक्टिनेसिस और हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। पैक्टिनेसिस और हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स पोलन ट्यूब को स्टाइल के अंदर से अपना रास्ता बनाने में हेल्प करती है। ये एंजाइम्स क्या करते हैं, स्टाइल के अंदर जो ट्रांसमिटिंग टिश्यू होता है उसको हाइड्रोलाइज करते हैं, उसको डिसॉल्व कर देते हैं, जिसकी वजह से पोलन ट्यूब को फॉरवर्ड मूवमेंट में हेल्प मिल जाती है। और पोलन ट्यूब इसी ट्रांसमिटिंग टिश्यू को हाइड्रोलाइज करके उसे नरिशमेंट लेती है और फॉरवर्डली ग्रो करती जाती है। इसी कोर्स के दौरान जो वेजिटेटिव न्यूक्लियस होता है वो पोलन ट्यूब के डिस्टल एंड पे पहुंच जाता है और इसी के साथ साथ जो जनरेटिव सेल होता है वो भी पोलन ट्यूब में माइग्रेट करना शुरू कर देता है। अब जो जनरेटिव सेल होता है वो पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन के दौरान ही खुद माइटोटिकली फिर से डिवाइड करता है और 2 मेल गैमेट्स की फॉर्मेशन कर देता है। जो डिस्टल एंड पे जो वेजिटेटिव न्यूक्लियस होता है, जैसे जैसे पोलन ट्यूब आगे बढ़ती जाती है ये डीजनरेट होना शुरू हो जाता है। इसका कोई पर्टिकुलर फंक्शन तो नहीं होता, बट पोलन ट्यूब की मूवमेंट के साथ साथ ये भी डीजनरेट और डिसअपीयर हो जाता है। फाइनली पोलन ट्यूब पहुंच जाती है ओव्यूल के माइक्रोपाइल एंड तक। और माइक्रोपाइलर एंड पे एम्ब्रियो सैक के अंदर जो एग एपरेटस होता है उसमें एक सेंट्रल एग होता है और साइड वाले जो 2 होते हैं वो सिनर्जिड्स होते हैं। यहाँ पे सिनर्जिड्स का बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल रहता है। इन सेल्स के पास स्पेशल तरह का एपरेटस होता है जिसको हम फिलीफॉर्म एपरेटस बोलते हैं। और वो फिलीफॉर्म जो एपरेटस होता है वो बहुत अमाउंट में केमिकल सिक्रेशन करता है और वो केमिकल्स पोलन ट्यूब की जो टिप होती है उसको अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ और उसकी एंट्री को डायरेक्ट करता है विद इन द एम्ब्रियो सैक। इस कोर्स के दौरान सिनर्जिड का जो एक सेल होता है वो लार्ज अमाउंट में केमिकल सिक्रेशन करता है और डीजनरेट हो जाता है। और जो दूसरा सिनर्जिड सेल होता है वो पोलन ट्यूब को अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ, ताकि जब पोलन ट्यूब एम्ब्रियो सैक के अंदर एंटर करे तो वो डायरेक्टली एग सेल के साथ फ्यूज ना करे, ताकि जो एग सेल है वो बर्स्ट ना हो जाए। और जैसे ही पोलन ट्यूब एम्ब्रियो सैक के अंदर एंटर करती है दूसरे सिनर्जिड सेल के थ्रू, तो दूसरा सेल भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। अब इस दौरान पोलन ट्यूब की जो टिप होती है वो भी रप्चर हो जाती है, रिलीजिंग 2 मेल गैमेट्स विद इन द एम्ब्रियो सैक। और वन ऑफ द जो मेल गैमेट होता है वो फ्यूज करता है एग के साथ, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज सिनगैमी। और जो दूसरा मेल गैमेट होता है दैट फ्यूजेस विद द पोलर न्यूक्लियाई ऑफ द एम्ब्रियो सैक, दिस इज कॉल्ड एज ट्रिपल फ्यूजन। एंड बोथ द प्रोसेस सिनगैमी प्लस ट्रिपल फ्यूजन आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज डबल फर्टिलाइजेशन। और डबल फर्टिलाइजेशन का जो प्रोसेस है
वो एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है जो उसको बाकी रेस्ट ऑफ द प्लांट ग्रुप से डिफ्रेंशिएट करता है। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये अराइज होता है कि जो दूसरा मेल गैमेट था वो सेकेंडरी न्यूक्लियर के अलावा एंटीपोडल सेल्स के साथ भी फ्यूज कर सकता था, बट ऐसा नहीं होता। ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि एंटीपोडल्स के पास दो ऑप्शंस हैं, या तो वो लार्ज अमाउंट में न्यूट्रिशन प्रोड्यूस करते हैं और एट द एंड डीजेनरेट हो जाते हैं, या फिर वो अपने अराउंड एक थिक वॉल लेयर डेवलप कर लेते हैं जिसकी वजह से सेकेंड मेल गैमेट एंटीपोडल सेल्स के साथ फ्यूज नहीं कर पाते। अब सिनगैमी के बाद जो जाइगोट होता है वो डेवलप हो जाता है एम्ब्रियो में और ट्रिपल फ्यूजन से एंडोस्पर्म की फॉर्मेशन होती है सीड के अंदर। दिस इज हाउ द सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स इज कैरिड आउट। This is the end of the video. Thank you and have a good time.